महज कुछ ही महीनों के अंदर एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की संभावनाएं एक बार फिर से प्रबल होती जा रही हैं। एक तरफ ईरान गृह युद्ध जैसी स्थिति में हाल ही से जूझ रहा है, वहीं अमेरिका को यह हालात एक बड़े और बेहतरीन मौके के तौर पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रह रहकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। वह ईरान ने भी अमेरिका समेत इजराइल के कई इलाकों पर अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। हालात अब भी शांत दिख रहे हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह शांति अब एक नई जंग की तैयारी से पहले का सन्नाटा है। ईरान और अमेरिका युद्ध के बादल अब भी लगातार गहरे होते जा रहे हैं। अरब देश अमेरिका को रोक लिया है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा। बस सही वक्त का इंतजार अमेरिका कर रहा है। मध्य पूर्व में फौजी जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सबकी नजर इस समय अमेरिका पर टिकी हुई है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंचते ही हालात तेजी से बदल सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के 8 शहरों पर हमले का प्लान लॉक कर दिया है। ईरान की धमकियां और अरब देशों के डर के बीच पूरा इलाका बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। अमेरिका न डरा है न पीछे हटा है, बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ईरान पर यही नतीजा निकला है। रणभूमि के बड़े जानकारों के मुताबिक अमेरिका मध्य पूर्व में और ज्यादा सेनाओं के इकट्ठा होने का इंतजार करेगा। उसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और उसके बड़े एयर विंग की तैनाती का इंतजार है। उसके बाद ही वो ईरानी सरकार को खत्म करने के मकसद से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू करेगा। बरसों बाद ऐसा हुआ है कि मध्य पूर्व में अमेरिका का कोई भी विमानवाहक युद्धपोत मौजूद नहीं है। ट्रंप के ही कहने पर यूएसएस फोर्ड को कैरेबियन भेज दिया गया था, जहां वेनेजुएला पर हमले की तैयारी थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने पेंटागन से साफ कहा था कि वो ईरान पर तेज और आर पार वाला हमला चाहते हैं। हालांकि मध्य पूर्व में अमेरिका के केवल 3 आक्रामक युद्धपोत मौजूद थे। बुधवार तक यूएसएस फोर्ड कैरेबियन में था, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन दक्षिण चीन सागर में। किसी भी युद्धपोत को ईरान के करीब पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद अमेरिका ने एंटी मिसाइल सिस्टम भी मध्य पूर्व से निकाल लिए थे। वो भी अब वापस लौटेंगे ताकि अमेरिकी अड्डों और सहयोगियों को ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रखा जा सके। अब फॉक्स न्यूज ने कंफर्म किया है कि कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान के बड़े मिसाइल अड्डे और तेल की रिफाइनरी को निशाना बना सकता है। वहीं ईरान के कुछ बड़े नेता भी शिकार बनाए जा सकते हैं। इजराइल ने ईरान को इसी फॉर्मूले से कमजोर किया है, लेकिन ईरान की ओर से धमकियां लगातार बढ़ रही हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका उस पर हमला करेगा। वहीं जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही फैसला ले चुके हैं और हमला जरूर होगा, भले ही इसमें कुछ दिनों की देरी हो जाए। दूसरी तरफ ईरानी इंटेलिजेंस का दावा है कि IRGC ने इजराइल के अंदर इजरायली एयरफोर्स के सभी 8 बेस और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। स्पीड और चालाकी के कारण इन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसी से निपटने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इस वक्त ईरान के पलटवार से सऊदी अरब, ओमान और कतर डरे हुए हैं। अरब देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि वो इस वक्त ईरान पर हमला न करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ट्रंप से बात की थी। उस बातचीत में नेतन्याहू ने भी फिलहाल हमला टालने की अपील की है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान को भरोसा दिलाया कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी भी मिलिट्री हमले के लिए नहीं किया जाएगा। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि इस बार जून की तरह हमला हुआ तो सीज फायर की कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे आसार हैं कि ईरान पर अमेरिका का हमला कुछ दिनों या 1 हफ्ते के लिए टाला जा सकता है। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के मुद्दे को आसानी से छोड़ देगा और इस वजह से ही मध्य पूर्व में आक्रमण और अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ईरान
ईरान ने, अमेरिका ने और इजराइल ने 12 दिन की एक जंग लड़ी थी, जिसके बाद ऐसा लगता था कि शायद मिडिल ईस्ट में अब शांति स्थापित कर दी जा चुकी है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही एक बार फिर से ये बादल और ज्यादा मंडराने लगे। अब आपको बता दें कि आखिरकार 5 ऐसी बड़ी वजह क्या है जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि अमेरिका इसी वक्त भी ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और वो 5 बड़े संकेत मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये बातें क्यों कही जा रही है। सबसे पहला संकेत 6 KC-135 स्ट्रैको टैंकर की उड़ान लगातार देखी जा रही है। अमेरिका अपने बॉम्बर्स को, अपने स्ट्राइक ग्रुप को एक्टिवेट कर रहा है और ये सारी एक्टिवेशन की जा रही है ईरान के मौजूदा हालातों को देखकर। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ईरान का एयर स्पेस लगातार उसने बंद कर दिया है। ईरान भी तैयारी कर रहा है, हालांकि उसने अपने एयर स्पेस को फिर खोल दिया है, लेकिन रह रहकर ईरान अपने एयर स्पेस को बंद कर रहा है और अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेजी से बढ़ाता जा रहा है। अब तीसरा संकेत क्या मिलता है? 2 संकेत हमने आपको बताए, लेकिन इसी मामले पर अब तीसरा संकेत क्या है यह भी आप देखिए। ईरान की ओर से बढ़ता एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो ईरान के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि शायद अमेरिका मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने वाला है। इसको पहुंचने में ईरान के पास करीब अब इससे 4 से 5 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा जंगी जहाज है जो अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने बहुत चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथा संकेत क्या है जो ईरान के लिए खतरे की घंटी है? कतर के अल अदीद एयर स्पेस से निकले अमेरिकी सैनिक खाली कर दिया था उसने अपने कई वॉरशिप्स को, या फिर आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट को, और उसके बाद अपनी जो सैन्य तैनाती है उसको भी कम कर दिया था। लेकिन दोबारा से कहा जा रहा है कि सैन्य तैनाती वहां पर नॉर्मलाइज की जा रही है। अब संकेत नंबर 5 क्या है? ट्रंप का प्लान लंबी जंग नहीं बल्कि एक तेज हमला, एक स्ट्रेटेजिकल हमला किया जाएगा। जैसा वेनेजुएला में हमने देखा कि एक साथ उतरे अमेरिकी सैनिक, हमला किया, वहां के प्रेसिडेंट को लेकर, मदुरो को लेकर निकल गए। अब ऐसे ही हमले की तैयारी अमेरिका ईरान पर भी करने की कोशिश कर रहा है, यानी तेज हमला हो, निर्णायक हमला हो और कुछ ही घंटों में रिजल्ट्स मिल जाए। अब अमेरिका का सबसे विनाशकारी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब संकेत क्या है? आखिर क्यों यूएसएस अब्राहम लिंकन का इतना बड़ा खौफ अमेरिका के साथ साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है? यह भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तस्वीरें हैं जब ईरान में लगातार वो संघर्ष हुआ था, प्रदर्शन किए गए थे। अब पहली वजह क्या है? दुनिया के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। यह अपने आप में चलता फिरता एक शहर होता है। जब चलता है तो इस पे हजारों की संख्या में आप कह सकते हैं कि सैन्य के साथ साथ इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, पनडुब्बियां भी चलती हैं, जो पनडुब्बियां नीचे रहकर बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका की नेवी का निमिट्ज क्लास का विमान वाहक है और ये अमेरिका ने 1990 के बाद इसकी तैनाती मिडिल ईस्ट में बहुत बार की है और हमेशा से इसकी तैनाती एक खतरे की घंटी होती है। साथ चलता है पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यानी सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, इसके साथ में डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, कई शिप्स होते हैं, इसके अलावा स्ट्राइक कोर ग्रुप भी होता है, इसके अलावा सबमरीन्स भी होती हैं जो इसके साथ चलती है। अब अगली वजह क्या है, क्यों इसे समंदर में इतना बाहुबली माना जाता है? गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियों और सप्लाई जहाज शामिल होते हैं, यानी जो इसके साथ इसको सप्लाई करते हैं, जो सामान हो, रसद हो, इसके अलावा हथियार हो, यानी कहीं पर भी दुनिया पे ये तैनात हो, इसके साथ इसका एक पूरा जखीरा चलता है। इसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जैसे होंगे, MS-60 हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी है, और इसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट भी इसमें लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं और कई बार ड्रोन्स, प्रेडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल भी इन्हीं आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जाता है। इसके अलावा 5000 सैनिक, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से ये लैस होता है। यानी ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार ये खतरे की घंटी क्यों है। समंदर, जमीन और आसमान कहीं से भी युद्ध की क्षमता रखता है, यानी इसकी तैनाती ईरान के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। लंबाई 333 मीटर और 1 लाख टन से अधिक का ये विस्थापन, या फिर आप एक बड़ा चलता फिरता शहर है। 2 परमाणु रिएक्टर की ऊर्जा से यह संचालित होता है, यानी इसको रोककर रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। एक बार ये निकलता है तो फिर कई सालों तक, कई महीनों तक ये चलता ही रह सकता है। इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में भी इसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान को लेकर जो आपको बताना बेहद जरूरी है कि हिंद महासागर में मौजूदा डीप
डिएगो ग्रासिया में 12 घंटे में लगातार हलचल तेज हो गई है। ये द्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक द्वीप है, आइलैंड है, जिसे अमेरिका और यूके साथ में इस्तेमाल करते हैं। और जानकारी के मुताबिक 6 B-2 बॉम्बर्स, 4 B-52 बॉम्बर्स और F-15 फाइटर जेट्स और कम से कम 6 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट यहां पर तैनात किए गए हैं। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट बेस है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी तैनात यहां पर की गई है और माना जा रहा है कि पिछले 12 घंटों के अंदर यह तैनाती बहुत ज्यादा तेज की जा रही है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी इस पूरी खबरों के आकलन विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करता हूं संजय मेस्टन सर का। संजय मेस्टन सर, ये तैनाती, ये लगातार चेंजेस क्या अंदेशा दिखाते हैं कि क्या अमेरिका अभी चुप है, शांत है, लेकिन वो वक्त रहते ही पलटवार जरूर करेगा, जरूर ईरान पर अटैक करेगा? सुमित, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, फौज में कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म। पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के भी तेवर जो फिलहाल है काफी चेंज लग रहे हैं। वो रिकंसिलिएटरी तेवर है। जैसे आपने देखा, उन्होंने बोला कि ईरान ने अभी अपने प्रोटेस्टर्स को मार नहीं रहा है, और दूसरा उसने ये भी बोला कि वहां पर एग्जीक्यूशंस कोई नहीं हो रहे। उन्होंने पूरा वादा दिया कि कोई एग्जीक्यूशंस नहीं होंगे। तो ये थोड़े तेवर ऐसे दिए हैं कि उसमें लग रहा है कि शायद दुनिया को लगने लगे अभी स्थिति बेहतर है। लेकिन जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे डाइगो गार्सिया में आपने बताया, ये बॉम्बर्स और इनके जो भी रिफ्यूलर्स हैं वहां पर वो बेस हो रहे हैं, और साथ में ये जो पूरा एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है जो वो मूव हो रहा है। और दूसरा तीसरा जो ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहला स्टेटमेंट था वहां के लोगों को कि हेल्प इज ऑन द वे। तो मेरे को लगता है ये सारी तीन चीजें देख के लगता है कि ऑप्शन सारे ओपन है, और ये अभी इसलिए किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर किया जाए, खासकर वहां की जो हुकूमत है उसके ऊपर काफी जोर दिया जाए, और IRGC के लिए कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी भी हमला कब होगा किस रूप में होगा वो बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संकेत लग रहे हैं कि सब पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हो सकता है ये प्रेशर बिल्डिंग भी है, और हो सकता है इन रियलिटी ये कुछ हो भी सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अगर जो उन्होंने वेनेजुला के तौर पे सोचा है कि वहां घुस के और जाके वापस आ जाएंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमें पता है कि आप डिस्कस करवाएंगे, तो वो इतना आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारे साथ सर अशरफ जैदी साहब हैं जो ईरान मामलों के अच्छे खासे जानकार है। अशरफ जैदी साहब, जब हमने पिछले साल 12 दिन का वो संघर्ष देखा था तो ऐसा लगा था कि शायद मिडिल ईस्ट में सारी चीजें अब शांत हो गई है, लेकिन क्या उसी बीच अमेरिका और इजराइल ने बड़ी तैयारी की थी कि एक तरफ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ईरान में बन जाए और एकाएक अमेरिका और इजराइल मिलकर इतनी बड़ी तैनाती करना शुरू कर दें? अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये बात जरूर कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं, लगातार वहां पर वो एग्जीक्यूशन रोक दिया गया 800 लोगों का, लेकिन ये तैनाती अपने आप में अंदेशा दिखा रही है कि शायद ईरान पर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश कर सकता है अमेरिका, और शायद इसी वजह से ये बातों को ठंडा कर रखा जा रहा है। देखिए सुमित भाई, अमेरिका तो बहुत पहले से ये चाहता है कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। उसने किया भी। उसने पिछले साल हमने देखा जून में कि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ इसराइल के साथ मिलकर अटैक किया, लेकिन वो 12 दिन की जंग लड़ने के बाद उसकी समझ में ये आया कि हम ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते, हम ईरान को नहीं हरा सकते, लिहाजा उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपने हाथ उठा दिए और जंग एक तरफा तौर पे बंद हो गई। लेकिन अब क्या है, वो पिछला जो वॉर था, 12 दिन की जंग जो थी, वो ईरान की तैयारी नहीं थी यकीनन, और ईरान एक्सपेक्ट नहीं करता था कि जब हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब हम टेबल टॉक कर रहे हैं, उस बीच में कोई हम पे हमला करेगा और विश्वासघात करेगा अमेरिका। लेकिन उसने किया अपनी आदत के मुताबिक। अभी भी जब अमेरिका अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने पूरी तैयारी की, मिडिल ईस्ट के अपने साथियों को, जो वेस्ट एशिया में उसके साथी हैं, एलाइज हैं, इसराइल जो उसकी चौकी है इस पूरे क्षेत्र में, जो पुलिसमैन बना हुआ है, उसको मैसेज भी किया कि हम हमला करने जा रहे हैं, आप लोग तैयार होइए। और इसराइल की जो देरीना ख्वाहिश है कि वो अमेरिका को भिड़ाना चाहता है ईरान से, चूंकि खुद इस लायक नहीं है कि डायरेक्ट ईरान से वॉर लड़े, लिहाजा अमेरिका ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमला करना की पूरी तैयारी की। लेकिन उसने देखा कि हमला तो हो जाएगा, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में और पूरे वेस्ट एशिया में उसकी
बेसिस हैं, मिलिट्री लेकिन बेसिस जयदीप हैं। साहब, सबसे कमाल की बात तो यही है कि 12 दिन में आपने बताया कि अमेरिका को समझ में आ गया, लेकिन अमेरिका को क्या ये भी समझ में आ गया कि रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम और चाहिए, और शायद वो 6-8 महीने अमेरिका ने इसीलिए चुपचाप वो समय लिया, और शायद इसी वजह से अब ईरान को एक बड़े अटैक्स का अंदेशा लगातार हो रहा है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बताना बेहद जरूरी है कि आखिर डियागो ग्रेसिया है कहां पर। पूरी दुनिया की नजरें इस बेस पर है, क्योंकि ये बेस अब लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय ये बेस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस है डियागो ग्रेसिया, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका का एक अहम मिलिट्री बेस ये है। खास बात यह भी कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच समुद्री मार्ग है। अगर आप इसके एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे, करीबन 3500 किलोमीटर ये अमेरिका से है, और अमेरिका के बॉम्बर्स यहां पर कुछ ही मिनटों पर पहुंच सकते हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार यहां पर अमेरिका ने तैयार किए हुए हैं। नौसैनिक हवाई अभियान और खुफिया जानकारी जुटाने में इंडियन ओशन रीजन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका और यूके दोनों इसको जॉइंटली स्ट्रेटेजिकली ऑपरेट करते हैं, और इसका मकसद यह है कि अमेरिका की एक मौजूदगी रहे इस रीजन में और इसको कंट्रोल किया जा सके। बंदरगाह पर मौजूद अमेरिका के बड़े नौसैनिक जहाज यहां पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उसके बॉम्बर्स हो, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हो, हमेशा इसकी तैनाती की जाती है। खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में भी यहां से कई बड़े सैन्य, आप कह सकते हैं, अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने उस समय भी बहुत मैसिवली किया था। और शायद इसी वजह से अभी अंदेशा है कि अब अमेरिका एक बार फिर से इसका इस्तेमाल करेगा, और इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देश, जहां पर अमेरिका के करीबन 10 से 12 ऐसे बेसिस हैं जो एक्टिव हैं, वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट के बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर युद्ध करने के लिए किया जाए, और शायद इसी वजह से इन बेसिस का इस्तेमाल होगा। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसकी दूरी कितनी है, 3800 किलोमीटर की यह दूरी है ईरान से तेहरान की तरफ। ये आप देखिए, यह है छोटा सा बेस, और इंडियन ओशन के इस रीजन के अंदर इस बेस का मतलब ही यह है कि इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना। यह आप पूरा एरिया अगर आप देख रहे हो कि इस पूरे एरिया का कंट्रोल करना, यह चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है, और इसी वजह से इस बेस पर लगातार बॉम्बर्स का आना, तैनाती करना, शायद ये दिखाता है कि अब अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल करेगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बेस के इस्तेमाल करने के पीछे का मकसद ये भी है कि मिडिल ईस्ट के कई देश ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि उनके बेसिस का, उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए किया जाए। तो अमेरिका एक ऐसे बेस का इस्तेमाल कर सकता है जो किसी भी तरीके से विवाद में ना घूमे। अब आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो ईरान से आ रही है, जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के हवाले से कि आयतुल्लाह खमेनी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किए गए हमले, नुकसान और आरोपों के कारण हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं। उन्होंने उस सारे हमलों के लिए, प्रदर्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए दोषी माना है। आज फिर वो लगातार अपने लोगों को संबोधित करने के लिए वहां उतरे थे, और उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी, आपको बता दें, इसके अलावा CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है। अब आपको एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड वार्निया भी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। पिछले 24 घंटे से वो अमेरिका में मौजूद हैं। ईरान के मौजूदा हालातों को देखते हुए इसे काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सरकारी जुल्म के खिलाफ ट्रंप पहले ही नाराजगी जता चुके हैं और हमले तक की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में मोसाद के प्रमुख का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कोई नई रणनीति जिस पर अमेरिका और मोसाद मिलकर काम करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, शायद उसी के ऊपर बड़े डिस्कशन, बड़ी स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही है।